हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन वो हैं जो जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर हुआ था। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पेपर लिया था, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हो सकता है कि यूजीसी नेट आपसे पूछ ले। ठीक है, अच्छे हैं, इससे आपका कंसेप्ट भी शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज़ करना बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का पेपर 1 कंपलसरी पेपर अगर किसी को ज्वाइन करना है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, यूजीसी नेट का कोड नंबर 89, तो भी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? What would have been the average temperature of Earth without greenhouse gases? ये पूछा है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल ही ना हो, ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल भी ना हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर आपको नॉर्मली पूछे कि अर्थ का अभी एवरेज टेम्परेचर क्या है, अब मैं ग्रीन हाउस की बात नहीं कर रहा, अभी ग्रीन हाउस है, प्रेजेंट है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अभी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है, नॉर्मली आपसे अगर कोई ये पूछे कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, ये पूछे, तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है प्लस में। ठीक है, औसत एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो, बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस ना हो, विदाउट ग्रीन हाउस क्या होगा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी से पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैस को हटा दें, विदाउट ग्रीन हाउस, जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर होगा वो -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्यों है आपको पता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या काम है कि जो इमिटेड हुई है अर्थ से, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है रेडिएशन, उसको रोकने का काम है। अगर वहां पे ग्रीन हाउस गैसेज होगी ही नहीं तो वो डायरेक्ट पार निकल जाएगी, रुकेगी नहीं, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? देखो, चित्त को रिलैक्स करो, शांति से दोबारा समझे। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है, तो इसके ऊपर ये ग्रीन हाउस गैसेज है, मान लेना ट्रोपोस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, मीथेन है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो क्या होता है, सूर्य से किरणें आती है, टकराती है और वापस जाती है, तो वापस जाती हुई को ये ग्रीन हाउस गैसेज रोक लेती है। ठीक है, रोकती है तो एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बना रहता है। अब ये कह रहे हैं कि इसको पूरी को हटा दो, ये हटा देते हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी निकल जाएगी और अर्थ हो जाएगी ठंडी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसका एवरेज टेम्परेचर पूछा है तो कितना हो जाएगा? -19 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे वाला क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ, जो देखो ओजोन दो जगह है, लगभग 10% के लगभग ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक की तरह काम करती है। ठीक है, और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जिसको ओजोन लेयर भी कहते हैं, 90% के लगभग वहां मिलती है, वो ओजोन हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन यहाँ ये पूछा है कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनती है, वो सोलर रेडिएशन की तो जरूरत होती ही होती है, उसको और किसकी जरूरत होती है, और किसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन की जरूरत होती है? तो याद रखना, NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे NO2 है, इस पे किरण पड़ी सूर्य की, ठीक है, सोलर रेडिएशन पड़ी, तो NO2 किस में टूट जाएगा? NO+O में टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया। और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो इस O से क्या करेगा? ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और ओजोन बना लेगा। ये है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो सोलर रेडिएशन के साथ साथ किसकी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है? NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपको पता ही है क्या होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होता है जो डायरेक्टली इमिट ना होकर इन्वायरमेंट में आके रिएक्शन करके बनाया जाता है। तो रिएक्शन करके बन रही है ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना है। क्या कह रहा है? द अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम। ये कह रहा है जो
प्लूम ऊपर उठती है ना, वर्टिकल उठती है, और इसमें हमने बहुत सारी बात करी थी, लूपिंग की बात करी थी, ट्रैपिंग की, फैनिंग की, सारी बातें करी है। ये यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉल्यूशन और कंट्रोल वाली में, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अपवर्ड वर्टिकल जो राइज होता है प्लूम का, वो कौन सी कंडीशन में होगा, तो याद रखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रल कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन में? न्यूट्रल कंडीशन में ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो ऊपर उठता रहता है, वर्टिकल ऊपर ही जाता रहता है, प्लूम ऊपर उठती रहती है, वर्टिकल राइज प्लूम का होता रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नोट डाल दिया है, इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखना कि इन न्यूट्रल प्लूम द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इक्वल होती है किसके? एडियाबेटिक लैप्स रेट, ALR के इक्वल होती है। और इस कंडीशन में ये बहुत अच्छे से हमने टॉपिक करा है, अगर याद हो तो आपको प्लीज रिमाइंड करो इसको, एक डायग्राम बना के भी समझा था, ठीक है ना। तो ये अगर इक्वल होगी यानी कि न्यूट्रल होगा तो प्लूम वर्टिकली ऊपर उठती जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान रखना। ये क्या है? ये फैक्ट बेस है। विच ऑफ द दीज IS कोड रेफर टू पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर IS का क्या कोड होता है, ये पूछा है, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है वो पूछा है कि पैकेज वाटर, जैसे बोतल वगैरह में आता है ना, उस पर IS कितना लिखा होता है, ये पूछा है, ठीक है ना। और एक ब्रैकेट में बात लिखी है, अदर देन पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर। जो पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर है उसका नहीं पूछा, सिर्फ किसका पूछा है? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। तो याद रखना, अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का वो कोड पूछे, IS कोड पूछे, तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का IS कोड है 14543। ये आंसर है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अगर कोई पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर का पूछे, ये जो इसमें तो अदर देन पूछा है, पैकेज नेचुरल वाटर के अदर देन पूछा है ना, तो इसका आंसर तो ये चला जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर का कितना होता है कोड, तो ये होता है 13428, 13428, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? C, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन ध्यान रखने आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में मतलब कुछ तो फैक्चुअल बातें तो याद रखनी ही पड़ेगी ना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जो हमने एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में बात करी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में, तो उनमें ये पूछा ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सच है, ये पूछा है। ट्रोपोस्फेयर इज इक्वली थिक अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर है जो क्षोभ मंडल है, हर जगह सेम मोटाई की है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, नहीं, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। ट्रोपोस्फेयर इज थिनर एट द इक्वेटर देन द पोल्स। ये कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो पतली होती है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे पतली होती है, जबकि पोल्स पे, ध्रुव पे ट्रोपोस्फेयर है वो मोटी होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्या होता है? ये होता है ट्रोपोस्फेयर थिकर होती है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे तो ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? थिकर होती है, मोटी होती है, और पोल्स पे पतली होती है। तो आंसर चला जाएगा D, यानी कि ट्रोपोस्फेयर इज थिकर एट द इक्वेटर, ठीक है, देन एट द पोल्स। और इसका रीजन होता है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थिकर होती है। और बात तो पता ही आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है ना, ठीक है ना। इसका नोट भी डाल दिया है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर एंड द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन नियर द पोल्स। और पोल पे आपको पता है ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वहाँ पे संकुचन हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कहाँ पे थिकर होती है, कहाँ पे मोटी होती है? इक्वेटर पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात तो समझ आ रही होगी ना? चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। विच ऑफ द competent authority for notifying the EIA notification in India? EIA notification के इंडिया के अंदर कौन सी अथॉरिटी है आपको पता है? ये तो बिल्कुल कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये तो जानते ही हो ना, MOEF है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यही तो है, यही तो नोटिफाई करती है, यही तो नोटिफिकेशन करती है EIA वगैरह का। ये EIA वाली यूनिट से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन वाले सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? B चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा? B चला जाएगा। और ये वेस्ट मैनेजमेंट से वाली बात है, ठीक है। एक कंडीशन दी गई है, क्या कह रहा है कि ए सिटी विद ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड वेदर प्रोड्यूस वेस्ट। कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करती है? जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर द सिटी?
कोई भी सिटी है वो ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड वेदर उसमें है, और वो जो प्रोड्यूस करती है वेस्ट वो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उस वेस्ट की क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा कि वो क्या करे, वो लैंड फिलिंग करे, कंपोस्टिंग करे, या बायो मेथिनेशन करे, या वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन करे? बताओ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है तो वेस्ट टू एनर्जी की ही बात करेंगे। वेस्ट से क्या बनाएंगे हम, एनर्जी बना लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो वेरी गुड। अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से इन क्वेश्चन को देखना है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम बात करते रहेंगे। इन सबको अच्छे से ध्यान से समझते रहना। क्वेश्चंस करने का प्रोसेस हम जारी करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से बस आप तैयारी रखना और रिवीजन पे फोकस रखना, सब बहुत बढ़िया होगा। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, नेगेटिविटी ना आने दें, पेपर की टेंशन ज़्यादा ना लें, रिवीजन पे फोकस रखें। अगर खुश रह के पढ़ाई करोगे, चित्त को शांत करके रिलैक्स करके पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।